तो आज समझते हैं नया सर्कुलर आया है फॉर नॉन इंडेक्स बेंचमार्क, नॉन बेंचमार्क इंडिसेस के ऊपर, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर डेरिवेटिव्स, और सेबी का ये सर्कुलर है तो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सेबी ने क्या बोला है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट एज यू कैन सी, और तीन हिस्सों में इसको समझेंगे। पहला है एक मैंडेट, कि मैंडेट किस चीज़ का है ना, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पाथ समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि क्रिटिकल डेडलाइंस क्या है। तो दिस इज अ मैंडेट टू कंप्लाई विद द न्यू कॉन्सेंट्रेशन लिमिट, कि एक इंडेक्स में कितना एक स्टॉक हो सकता है ये समझने की हम कोशिश करेंगे, और रीबैलेंसिंग इसकी कैसे होगी और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट वेट कैसा होगा। दो तरीके से इसको रीबैलेंस करना है, एक सिंगल ट्रांच एडजस्टमेंट है बैंकेक्स और फिन निफ्टी के लिए। पाथ बी जो कि फेज्ड है ये बैंक निफ्टी के लिए था, तो इसमें दो तरीके से एडजस्ट करना है, एक डायरेक्ट है और फेज्ड वाइज। और क्रिटिकल डेडलाइंस क्या है, 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2026। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट होगा बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बैंकेक्स में और फिन निफ्टी में, जिसका कि डेडलाइन इनका डेडलाइन जो है सिंगल ट्रांच वालों का एक है, और जो बैंक निफ्टी है उसका पाथ बी जो कि फेज्ड आउट मैनर में है। इससे क्या फायदा है इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आइए देखते हैं कि ये नॉर्म कहता क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं, है ना। ये देखिए, तो ये पोटेंशियल जो नॉर्म्स हैं इससे क्या फायदा होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि मिनिमम 14 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। कम होने से आपने देखा कि जेन स्ट्रीट जो है वो स्टॉक्स को, इनफैक्ट इंडेक्स को मूव कर पा रही थी, तो उससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रेडर्स को। एक जो सिंगल स्टॉक कैप है उसका वेटेज 20% होगा, उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल और लेस देन 20%। कॉन्सेंट्रेशन कैप क्या है, कंबाइंड वेट 3 का 45% होगा, तो आप अकेला एक स्टॉक मूव करके आप पूरे इंडेक्स को मूव नहीं कर सकते, आपको 3 स्टॉक्स को लगभग मूव करना पड़ेगा ताकि आप इसमें जो है उछाल ला सके, आप मूवमेंट ला सकें। और स्ट्रक्चर जो का डिसेंडिंग वेट है, एक अगर 20 है तो दूसरे का 19, 19.5 होगा, तीसरे का शायद 18 होगा, तो एक सिमिलर वेटेज नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत अच्छी सर्कुलर है, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बट ये जेन स्ट्रीट को जैसे पार्टीज और जो जेन स्ट्रीट जैसे जो HFTs हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए, उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ की हमने बात की। डायरेक्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ है कि आप इसमें बैंकेक्स और फिन निफ्टी है, सिंगल ट्रांच एडजस्टमेंट होगा, इसको टाइम मतलब एक ही बार में आपको ये चेंजेस करने हैं, और इससे मैनेजेबल इंपैक्ट है और इमीडिएट करेक्शन होगा इसमें, है ना। तो आप इसको मजबूत बना पाएंगे, तरीकों को मजबूत बनाएंगे, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बैंक निफ्टी को 4 मंथली ट्रांचेस दिए गए हैं जिसमें कि एडजस्ट कर सकते हैं। रैशनल क्या है कि इससे वोलेटिलिटी कम होगी, और हाई AUM ट्रैकिंग फंड, जो काफ़ी फंड बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं, जो पैसिव फंड्स हैं, तो एकदम से सडन झटका नहीं लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट को तेज किया जाएगा। तो ये पार्ट फेज बी का पार्ट है, जबकि बैंकेक्स और फिन निफ्टी उसको एक ही बार अलाउड है। आपको जो चेंजेस करना है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स में, अंडरलाइंग स्टॉक्स में, एक ही बार कर लीजिए, बाद में अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। तो ट्रांच 1 कैसे स्टेज होगा, रीबैलेंसिंग का ये फेज कैसे शुरू होगा, इसको समझ लेते हैं। इसमें पहले आपको नए कंस्टिट्यूएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नॉर्म्स देखना पड़ेगा, टॉप 3 जो स्टॉक्स हैं उसको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको अगर टारगेट से ज़्यादा है तो आपको कम करना पड़ेगा, और होगा डायनेमिक रीवैल्यूएशन। आगे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गैप यानी कि टारगेट से कितना ज़्यादा कितना कम है, और उसके हिसाब से रीवैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाएगी। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जो इन्होंने बताया, जो आई थिंक सभी जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी UPSC MPSC के एग्जाम है, कंप्लायंस में है, उनके लिए जानना जरूरी है कि एडजस्टमेंट जो होगा एक्चुअल वेट और टारगेट वेट आपको पहले से पता होगा, और रिमेनिंग ट्रांचेस कितने बचे हैं उसमें आपको ये एडजस्ट करना होगा। तो 4 ट्रांचेस बचे हैं कि 3 ट्रांचेस में आप एडजस्ट करते हैं। ट्रांचेस मतलब कितनी बार आप इसको अलाउड हैं, तो आप कितनी बार में कर सकते हैं। तो 4 ट्रांचेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके पास 3 मौका है। 3 मौका अगर आपने कर लिया तो 2 मौके हैं, और फिर 1 मौका। ये करने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो गए, तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो हर 6 महीने में होती है वो तो अलग स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्पेसिफिक है, ये सर्कुलर स्पेसिफिक है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडरलाइंग स्टॉक्स को चेंज किए जा रहे हैं। तो टोटल आपके पास 4 ही हैं फेज बी में, और हर बार आपके पास अगर आपके चांस चला गया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में भी आपको इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब कि धीरे धीरे आपको ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। इम्पैक्ट इसे फॉर्मूला से डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहली बार में आप कम चेंज कर रहे हैं, जब आपने ऑलरेडी एडजस्टमेंट शुरू कर दिया है तो आप ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाएंगे, ऐसा।
तो अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला, तो कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि आपको मंथ 1 और मंथ 2 है, तो फार्मूला का जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आप 28% पे थे मंथ 1 और फिर मंथ 1 में एंड में 26% थे, फिर आप मंथ 2 में 25.5% पे आ गए, तो नया एडजस्टमेंट क्या होगा, ये उस फॉर्मूले से है जहां पर आपको टारगेट आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल कितना है और कितने ट्रांचेस। ये देखिए, जैसे आपके पास एक्चुअल 28 का वेटेज था, आपको करना 20 था, 4 मौके आपको अवेलेबल हैं, 4 ट्रांचेस हैं, तो आप 2% का इसमें चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पोर्टफोलियो को। अगर टारगेट वेट आपका 25.5 है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, सॉरी आपका एक्चुअल वेट 25.5 है, आपको 20% करना है और आपके पास 3 ट्रांचेस बचे हैं, तो आप उसमें से 1.83% आप तो धीरे धीरे कर रहे हैं। एक्चुअली एक स्टॉक अचानक से आप चेंज नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट में, आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फिर वेट क्या हो जाएगा, उनका वेट हो जाएगा 3 टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक्सेस वेट जो है कम होकर रीबैलेंसिंग होगी, और रीबैलेंसिंग के बाद फिर जो नॉर्म्स हैं जो कि 20% से ज़्यादा नहीं, और अगर एक 20% ऑलरेडी है तो दूसरा फिर 19-18% इस टाइप से कम होता जाएगा उनका वेट। टोटल वेट 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फाइनल वेटेज करने के बाद, फाइनल चेक करने के बाद आपको फिर बाकियों का देखना है कि उनकी वेटेज क्या है, और जो एक्सेस वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, है ना। तो जो एक्सेस वेट है, आपके पास टाइमलाइन क्या अवेलेबल है, तो अक्टूबर 25 से लेके दिसंबर 25, इसमें बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और फिन निफ्टी एक ही झटके में आपको चेंजेस करने हैं। बट बैंक निफ्टी में आपके पास 3 ट्रांचेस अवेलेबल हैं, टोटल 4 ट्रांचेस अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये चेंजेस करना है ना। तो जनवरी से लेके मार्च के बीच में आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली तो 3 ही दिखा रहा है, टोटल 3 मंथ है, टोटल 4 बार में एडजस्ट हो रहा है, बट मंथ जो है आपके पास 3 है। इससे रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन। तो आपके जो भी ट्रेडिंग और क्लियरिंग इंजन्स हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या नया वेट का लॉजिक क्या लगाया है। एडवांस इंटीमेशन देना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स को, और रेलिवेंट जो रूल्स, बाय रूल्स, रेगुलेशन, वो सारे एक्सचेंजेस को चेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा कंप्लायंस का एश्योरेंस कि ये जो भी है फुली इम्प्लीमेंटेड है, और डेडलाइन तक आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इसमें आप फिर अलाउड नहीं एक्सचेंजेस को, तो ये मोर और लेस एक्सचेंजेस के लिए ये रेगुलेशन है। इससे फ़ायदा क्या है, इन्वेस्टर्स बचेंगे, मार्केट जो है स्ट्रेंथन होगा, डेवलप होगा और रेगुलेट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जिसमें कि किस स्टॉक को कितना वेटेज अलाउड है, ये फार्मूला है, जेन सीट के जाने के बाद है। मोस्टली ये मैनिपुलेशन रोकेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में वो एक स्टॉक को मूव करने पे मैनिपुलेशन कर पा रहे थे, तो ये रुकेगा। इस पर हम और वीडियोस बनाते रहेंगे, बट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।